दोस्तों, सुख और दुख का क्रम चलता रहता है। एक साइंटिफिक रिसर्च सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि पूरे जीवन में 20% दिन ऐसे होते हैं जिसमें आप दुख और अवसाद से घिरे रहते हैं, लेकिन 80% दिन आपको जो है खुशियों से भरे रहते हैं और आपको उत्साह देते हैं। लेकिन जब हम दैनिक समस्याओं से घिरते हैं तो हम उन अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमने प्राप्त किया या जो हमें है। ये कहना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। तो दोस्तों, आपको हमेशा सकारात्मक और हौसलामंद रहना चाहिए एक अच्छे जीवन के लिए। तो तारीख है आज की 4 दिसंबर 2020 और दिन है शुक्रवार का। सोशल मीडिया के लिंक्स आपके सामने हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम की। चाहें तो हमसे कनेक्ट हो जाएं। और आपको बता दें कि टीईटी की जो परीक्षा होनी थी, इसके लिए सरकार की अनुमति मिल गई है। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एनआईसी को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। अब ये परीक्षा फरवरी के अंत या मार्च में होगी, मतलब आपके पास अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है। तो प्रदेश में राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा इस बार फरवरी या मार्च में होगी और एनआईसी को टीईटी के ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया है कि टीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और जैसे ही एनआईसी की ओर से ये पता चल जाएगा कि वेबसाइट तैयार हो गई है तो डेट भी बता दी जाएगी आपको कि आवेदन कब से कब तक होगा और परीक्षा की डेट क्या होगी। तो ये सारी तैयारी अब एनआईसी के ऊपर है। प्रदेश सरकार ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को फरवरी मार्च में टीईटी कराने की मंजूरी दे दी है। और एक बड़ी बात यह है कि इस बार की टीईटी में बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार टीईटी की जो वैधता होगी वो लाइफ टाइम रहेगी, ऐसी सूचना अभी तक हमें प्राप्त हो रही है। दोस्तों, बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो ऑनलाइन आवेदन और मूल प्रमाण पत्रों में अंतर सेकंड राउंड काउंसलिंग में भी देखने को मिला है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में लगभग 1,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके साथ ये समस्या थी और वो उसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। सेम कंडीशन सेकंड राउंड में भी है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मूल आवेदन में जो उन्होंने आवेदन किया था उसमें और मूल डॉक्यूमेंट जो दिखा रहे हैं दोनों में अंतर है। तो मिला जुला के पहले राउंड में 4,000 लगभग सीटें बच गई थी। अब सेकंड राउंड में भी सीटों के न भरने का सीरीज जो है जारी है और इन बातों से यही लगता है कि थर्ड राउंड काउंसलिंग जरूर होगी और मेरिट भी डाउन होगी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में बड़े पैमाने पर मूल प्रमाण पत्रों और ऑनलाइन आवेदन में अलग अलग जानकारी सामने आ रही है। पूछताछ में अभ्यर्थी संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे पहले भी पहले चरण की काउंसलिंग में कुल जो 67,867 अभ्यर्थियों की सूची जारी हुई थी उसमें भी मूल प्रमाण पत्रों और आवेदन में अलग अलग जानकारी होने पर अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद भी नियुक्ति पत्र देने से रोक दिया गया था, यानी कि उनको नियुक्ति पत्र आज तक नहीं मिला है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 2018 दिसंबर में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। उस समय आवेदन करते समय बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने मूल प्रमाण पत्रों में जो जानकारी दी गई है उससे इतर ऑनलाइन आवेदन में जानकारी भर दिया था और चयन के बाद अभ्यर्थियों को जब अपनी गलती संज्ञान में आई तो उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद और सचिव को जो है ये जानकारी दी और कार्यालय के चक्कर लगाने शुरू किए। निराश होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने 31,277 अभ्यर्थियों वाली सूची में नाम आने पर काउंसलिंग भी करवा ली, लेकिन इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की गई तो ऑनलाइन आवेदन और मूल प्रमाण पत्र में अंतर आने पर इनको जो है नियुक्ति पत्र देने से मना कर दिया है। हालांकि दोस्तों, फॉर्म में संशोधन के लिए अभी भी प्रदर्शन अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पर धरने पर जो अभ्यर्थी बैठे हैं उनको सचिव का आश्वासन ये मिला है कि अगर उनके संबंध में शासन स्तर से जल्दी कोई आदेश आ जाएगा, इन अभ्यर्थियों के आवेदन और मूल प्रमाण पत्रों में अंतर होने के बाद जनपदीय समिति ने काउंसलिंग के बाद प्रमाण पत्रों की जांच में उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया था। तो ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। और प्रयागराज की बात करें तो 36,590 चयनितों की जो सूची जारी हुई है उसमें 3 लोग यानी कि 3 सीट थी वहां पर, तो 3 में से 2 ने काउंसलिंग कराई है। एक सीट वहां पर अभी भी खाली है। शुक्रवार को अंतिम दिन एक मौका और दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग यूपीएससी नेट मतलब यहाँ पर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि सिलेबस जो रिवाइज होने जा रहा है, क्योंकि जो पुराना सिलेबस है वो काफी पुराना है, अब उसको रिवाइज किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है कि आप नेट क्वालिफाई हो
कि नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि जो लोग नियमानुसार पीएचडी हैं वो लोग भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा जो है वो नए सिलेबस के आधार पर आयोजित होगी। इसके लिए यूपीएचईएससी ने सिलेबस रिवाइज किए जाने का काम चल रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से यूपीएचईएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों का अध्याचन मिला है। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पड़े इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया यूपीएचईएससी को पूरी करनी है। इसके लिए पहले विज्ञापन जारी किया जाएगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी, फिर इंटरव्यू होगा और फिर अंतिम रूप से चयन कर परिणाम घोषित किया जाता है। तो नियमों के तहत हर 5 साल में भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है वो रिवाइज होना चाहिए। आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का पिछला विज्ञापन वर्ष 2016 में जारी किया था। इसके पूर्व वर्ष 2014 में सिलेबस रिवाइज हुआ था, तो अब 2020 आ गया है और इसी वजह से अब सिलेबस जो है वो रिवाइज करवाया जा रहा है। तो अब जो सिलेबस है वो रिवाइज होने से फायदा ये होगा कि अभ्यर्थी जो नए पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं उसी के मुताबिक उनको प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने से पहले क्षैतिज आरक्षण को लेकर फिर से पेंच फंस गया है। निदेशालय की ओर से आयोग को पत्र भेजकर कहा गया है कि वह अपने स्तर से क्षैतिज आरक्षण का निर्धारण कर लें, जबकि आयोग इसके लिए तैयार नहीं है। आयोग की ओर से निदेशालय को पत्र भेजकर कहा गया है कि आरक्षण का निर्धारण विभाग करते हैं। इसके साथ ही आयोग ने निदेशालय को आरक्षण निर्धारण के कुछ सुझाव भी दिए हैं ताकि मामले का निपटारा जल्द होकर विज्ञापन जारी किया जा सके। हालांकि आयोग ने कुछ दिनों पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती के लिए एजेंसी चयन का विज्ञापन जारी किया था। अब इस विज्ञापन को लेकर विवाद हो गया है। दरअसल उस वक्त एमएलसी चुनाव की आचार संहिता लागू थी। ऐसे में विज्ञापन जारी किया जा सकता है या नहीं, इस पर संशय की स्थिति बनी हुई है। मामले में आयोग ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर आवश्यक दिशा निर्देश मांगे हैं। अगर प्रशासन की ओर से नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के लिए कहा जाता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती शुरू करने में कुछ देर भी हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे अब उन बेरोजगार युवाओं के दर्द को समझने की जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और लगभग या तो अपनी उम्र सीमा पूरी कर चुके हैं या फिर बस अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, जहाँ के बाद उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का अवसर नहीं मिलेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी 2 ऐसी भर्तियां हैं जिसमें एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन बाकी जो सभी भर्तियां होती हैं उसमें 40 साल मैक्सिमम एज होती है। और अगर आप प्रयागराज में रहते हैं दोस्तों तो ऐसे तमाम लोग आपको मिल जाएंगे जो अपनी उम्र सीमा के इर्द गिर्द हैं। कुछ लोग तो ओवर एज भी हो चुके हैं। तो बेरोजगार युवाओं का दर्द समझने के लिए उन प्रतियोगी छात्रों की मनोदशा समझनी होगी जो ओवर एज हो चुके हैं या ओवर एज होने के आखिरी पड़ाव पर हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की निर्धारित उम्र सीमा पूरी कर चुके छात्र अब किसी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे और उनके सामने भविष्य को लेकर एक ऐसा अंधेरा है जिसके छटने की कोई उम्मीद नहीं दिखती है। वहीं कुछ ओवर एज प्रतियोगी छात्र ऐसे भी हैं जो 176 पदों के लिए हुई अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस भर्ती परीक्षा 2013 की लिखित परीक्षा में चयनित हैं, लेकिन ये भर्ती कोर्ट में फंसी हुई है। एपीएस 2013 की 4 चरणों की परीक्षा हो चुकी है जिसमें 1047 अभ्यर्थी चयनित और अब सिर्फ कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा ही बाकी है। चयनित 1047 अभ्यर्थियों में से दर्जनों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ओवर एज हैं या होने वाले हैं। उन सभी अभ्यर्थियों की उम्र निकल गई लेकिन अभी तक परिणाम नहीं देख सके और एपीएस 2013 परीक्षा का पूरा होना ही इन ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों की जिंदगी में उम्मीद की एक किरण है। परिवार साथ है लेकिन कब तक। 39 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके अभ्यर्थी कौशलेंद्र सिंह की भी यही कहानी है। पिछले 7 वर्षों से नौकरी का इंतजार है। कौशलेंद्र कहते हैं कि किराए पर रहते हैं, परिवार से मदद मिलती है इसलिए जैसे तैसे गुजारा हो रहा है, लेकिन परिवार कब तक मदद करेगा। एपीएस 2013 परीक्षा के लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की, 60 हैंड परीक्षा पास की, टाइपिंग परीक्षा पास की, लेकिन कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा की वजह से वो बेरोजगार हैं। तो ऐसी स्थितियां तमाम लोगों के सामने हैं। अगर भर्तियां बिल्कुल समय से पूरी होती या इस प्रकार जो मैटर होता है कि जो विज्ञप्ति होती है उसको चैलेंज किया जाता है, तमाम कारण होते हैं दोस्तों। और इसे मैं आप लोगों से कहता हूं कि समय रहते कोई भी भर्ती आप ना छोड़ें और हर भर्ती को आप गंभीरता से लें। कुछ भर्तियां पूरी होके भी पूरी नहीं होती और कुछ भर्तियां समय से पहले पूरी भी हो जाती हैं। बात करते हैं संस्कृत विद्यालयों में कब भर्ती करेगा चयन बोर्ड, ये एक अहम सवाल है। संस्कृत विद्यालयों और संबद्ध प्राइमरी में भी भर्ती की मिली थी जिम्मेदारी, तो प्रदेश की सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों और संबद्ध
प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश सरकार ने इन विद्यालयों में भर्ती की जिम्मेदारी चयन बोर्ड को सौंपी थी। बाद में सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती कराने का निर्णय लिया, लेकिन न तो अब तक आयोग अस्तित्व में आ सका है और न ही चयन बोर्ड इन भर्तियों को शुरू कर सका है। चयन बोर्ड सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी और पीजीटी 2020 को ही लेकर उलझा हुआ है। सरकार ने 18 फरवरी 2019 को अधिसूचना के माध्यम से नियमावली में संशोधन करते हुए सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों से संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती का अधिकार प्रबंध तंत्रों से लेकर चयन बोर्ड को दे दिया था। अपर निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव सिंह ने सितंबर में प्रदेश भर में संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मंगवाया था। उसके अनुसार 553 स्कूलों में स्वीकृत 4,838 पदों में से शिक्षकों के 1,565 पद खाली थे। वहीं दूसरी ओर संस्कृत विद्यालयों में भी स्थिति खराब है। वर्तमान में प्रदेश भर में कक्षा 6 से 12 तक के 958 स्कूलों में 117 विद्यालय ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं बचा है। इनमें से 58 सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों के अभाव में बंद हो चुके हैं। 2017 में नई सरकार बनने के बाद संस्कृत विद्यालयों में नियुक्ति की जिम्मेदारी चयन बोर्ड को दी गई थी। शिक्षा विभाग ने 1282 शिक्षकों की नियुक्ति का अधियाचन साल भर पहले ही भेज दिया था, लेकिन आज तक भर्ती शुरू नहीं हो सकी है। अकेले प्रयागराज के 42 संस्कृत विद्यालयों में से 14 ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। और दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराने और नियुक्ति पत्र जारी किए जाने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया है। उच्च शिक्षा निदेशक ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि जल्दी काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। और जनवरी तक भारत में कोविड-19 के टीके को मंजूरी की उम्मीद है। तो एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने गुरुवार को उम्मीद जताई कि भारत में दिसंबर महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत तक कोरोना टीका के इमरजेंसी इस्तेमाल को अनुमति मिल सकती है। इमरजेंसी इस्तेमाल सरकार से अनुमति मिलने के बाद इमरजेंसी आधार पर आम लोगों को टीका लगाया जा सकेगा। गुलेरिया ने यह भी माना कि कोरोना महामारी की मौजूदा लहर में कमी आई है और एम्स निदेशक ने इसके साथ ही लोगों से कोविड-19 के मद्देनजर उचित व्यवहार करने का पूरा अनुरोध भी किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल सके। और इसी के साथ दोस्तों, आपको मैं जानकारी दे दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको मिल सके। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।